बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उस्मान है। मेरी उम्र 60 साल है। मेरे अब्बा दर्जी थे। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। तभी मैंने अब्बा के सर पर तालीम हासिल कर ली। अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। हम 2 बहन भाई ही थे। मेरी बहन भी मुझ पर जान निछावर करती। मेरी एक नहीं बल्कि 2 माएँ थीं। एक मेरी सगी माँ और दूसरी मेरी बहन, जिसने मुझे माँ से बढ़कर प्यार दिया। वो मुझे अपने बच्चों की तरह रखती थी। मेरा हर वक्त ख्याल रखती, मेरी फिक्र में घुलती रहती थी। मुझे उसकी इतनी तवज्जो, इतनी मोहब्बत बहुत अच्छी लगती थी। मैं भी अपनी बहन से उतनी ही मोहब्बत करता था। उस पे किसी किस्म की कोई आंच नहीं आने देता था। वो एक मर्तबा आवाज देती तो मैं 10 दफा जी कहता था। हम दोनों का प्यार मिसाली था। पूरा खानदान हम दोनों बहन भाइयों की मोहब्बत के दर्स अपने बच्चों को देता था। हमारे अक्सर कजन हमसे जलते और हसद करते थे। मेरी बहन और मैं बला के खूबसूरत थे। हम दोनों ने हुस्न अपने अम्मा अब्बा से चुराया था, क्योंकि मेरी अम्मा और मेरे अब्बा भी बहुत खूबसूरत थे। हमारे पूरे खानदान में हम दोनों बहन भाइयों जितना खूबसूरत और सहीन कोई नहीं था। हमारे बड़े अक्सर मेरी अम्मा और अब्बा को कहा करते थे कि इन दोनों में जितना प्यार है, कहीं बड़े होकर एक दूसरे के दुश्मन ही न बन जाएं। और हम दोनों बहन भाई उनकी बातों पर कहकहा लगाकर हंसा करते थे, क्योंकि हमें यकीन था कि हम दोनों की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। हम दोनों बहन भाइयों ने तालीम हासिल की, मगर जैसे ही मैं नौकरी पर लगा, मेरे अब्बा इस दुनिया से चल बसे। मेरे अब्बा को दिल का दौरा पड़ा और वो हमें संभलने का वक्त दिए बगैर ही इस दुनिया से चले गए। हमारे घर में तो जैसे कोहराम मच गया था। हमारी तो दुनिया ही दहल गई थी। हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई थी और उस रोज से हमारी बर्बादी शुरू हुई। अब्बा के जाने के बाद हमारे घर के हालात बहुत तंग हो गए थे। जैसे अब्बा से ही घर में बरकत थी। मैं नौकरी करता था, मगर वहाँ भी मुझे कुछ ज्यादा कमाने को न मिलता। मैं जिस जगह नौकरी करता था, वहाँ एक लड़की भी नौकरी किया करती थी, जिसका नाम खिजरा था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और मैं उससे अपने घर के तमाम हालात बता चुका था। उसने भी मुझे अपने घर की तमाम बातें मुझसे शेयर की और मुझे लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, मुझे अंदाजा ही ना हुआ। अब्बा को दुनिया से गए अभी 1 साल भी ना हुआ था। अम्मा अभी तक संभल न पाई थी। घर के हालात भी नासाज थे। इस हालत में मैं अम्मा से खिजरा की बात नहीं कर सकता था, मगर खिजरा के घर वाले भी उसका रिश्ता तलाश कर रहे थे। मेरी भी मजबूरी थी। तभी एक रोज मैंने अम्मा से जाकर खिजरा के बारे में बात की और अम्मा को कहा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी अम्मा तो खामोश रही, मगर मेरी बहन मेरे लिए बहुत खुश थी। मेरी बहन ने मुझे मुकम्मल तौर पर इजाजत दी कि वो धूमधाम से शादी करे, और अम्मा से भी बात की कि इतने अरसे बाद अगर घर पर कोई खुशी आ रही है तो ऐसे उदास होने से क्या होगा। बहन के समझाने पर अम्मा भी राजी हो गई और 1 महीने के अंदर अंदर मेरी और खिजरा की शादी हो गई। खिजरा मेरे बारे में जानती थी। वो मेरे घर की लड़की थी, मगर मैं एक गरीब घराने का लड़का था। मुझे लगा था कि वो मेरे साथ एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी गुजार सकेगी। उसको मेरी गरीबी से तो कोई मसला नहीं था। वो घर आई तो मेरी बहन और अम्मा ने उसका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। वो भी खुशी खुशी अम्मा और बहन के साथ रहने लगी। मैं भी पुरसकून हो गया कि खिजरा की बहन और अम्मा के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरी शादी को कुछ वक्त गुजरा था कि घर में अजीब सा खिंचा खिंचा सा माहौल रहने लगा। कभी अम्मा आंखों में आंसू लिए एक कोने में बैठी होती, तो कभी बहन मुझे अपनी अम्मा और बहन की इस हालत की वजह मालूम नहीं हो रही थी। और जब मैं अम्मा और बहन से पूछता कि कोई बात है, तो वो खामोश रहती या मुझे इनकार कर देती और कहती कि ऐसी कोई बात नहीं, बस अब्बा की याद आ रही है। पहली पहल तो मैं भी यही समझता रहा कि अम्मा अब्बा की वजह से परेशान रहती हैं। तो मेरी बहन और मेरी बीवी किचन में खड़े न जाने किस बात पे बहस कर रहे थे। मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि आज से पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ था। मेरी बहन तो बहुत नरम मिजाज और खामोश तबीयत की थी। अब्बा के बाद तो बिल्कुल खामोश हो गई थी। मैंने हैरानगी से किचन में दोनों को बहस करते देखा। जब मेरी बीवी मेरी बहन से खाना बनाने पर बहस कर रही थी और मेरी बहन उसको खाने में नमक मिर्चें कम रखने की ताकीद कर रही थी। मेरी बीवी ने जैसे ही मुझे देखा तो एकदम फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि ये मेरा भी घर है। क्या मुझे इस घर में कभी अहमियत नहीं मिलेगी? क्या मैं अपनी मर्जी से खाना भी नहीं बना सकती? हर वक्त की रोक टोक ने मुझे परेशान कर दिया है। जिस रोज से मैं इस घर में आई हूँ, न जाने तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी बहन मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर रहे कि शादी से पहले तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी बहन इस रिश्ते से खुश नहीं थे क्या? अब जो मुझे तकलीफ दे रहे हैं तो पहले ही इनकार कर देते। मैंने हैरानगी से अपनी बहन की तरफ देखा, जो हैरत से आंखें फाड़े मेरी बीवी को देख रही थी। मैंने खिजरा से कहा कि तुम अपने कमरे में जाओ। खिजरा वहां से चली गई तो मैं अपनी बहन के पास गया और नरमी से उससे पूछा, क्या मामला है? मेरी बहन कहने लगी कि मैंने अम्मा की तबीयत की वजह से बस खिजरा को खाने में नमक मिर्च हल्की रखने का बोला था, मगर वो तीखा खाना खाने की आती थी।
ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे अक्सर अब घर में नोक झोंक होने लगी थी। खिजरा तो दूसरे घर से आई थी, तभी मैंने हमेशा अपनी बहन को समझाया कि वो इतनी छोटी छोटी बातों पे खिजरा के साथ बहस ना किया करे। वो अपना सब कुछ छोड़ के मेरी खातिर मेरे घर आई है, तो इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको उसके मुताबिक जीने दें। मेरी बहन हमेशा खामोश हो जाती। घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अचानक कंपनी को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा, जिस वजह से कंपनी बंद हो गई और मुझे मजबूरन काम छोड़ना पड़ा। अब कहीं भी मुझे मेरे मुताबिक काम नहीं मिल रहा था। लोग मेहनत तो करवाना चाहते थे, मगर उसी हिसाब से मुझे मुआवजा नहीं देते थे। थक हार कर घर को चलाने के लिए मैंने अब्बा का काम शुरू कर दिया। मैं दर्जी बन गया। मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी लोगों के कपड़े सिलाई करता था। पहले पहल तो मुझे इस सब में बहुत अजीब महसूस होता, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये सब की आदत हो गई। मैं घर जाता तो मेरी बहन मुझसे मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशात करती। पहले तो मैं इतनी कमाई कर लेता था कि अपनी बहन और अपनी बीवी की तमाम ख्वाहिशात पूरी कर देता, मगर अब मेरी जेब मुझे इजाज़त नहीं देती थी। मैं अक्सर अपनी बहन को इनकार कर देता, मगर अपनी बीवी को इनकार नहीं कर पाता था। मेरे दिमाग में हमेशा यही बात चलती रहती कि वो अपना सब कुछ मेरी खातिर छोड़ के आई है, तो क्या मैं उसको उसकी ज़रूरियात भी पूरी नहीं करके दे सकता। जब मैं उसको उसकी ज़रूरतें पूरी करके देता तो मेरी बहन मुझसे नाराज़ हो जाती और कहती कि बीवी के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, मगर बहन के लिए नहीं है। अब तो मैं भी थकने लगा था। मेरी बीवी हमेशा मुझे कहती कि तुम्हारी बहन को तुम्हारा एहसास नहीं है। अपनी ख्वाहिशात का इजहार तो कर देती है, मगर उसे इस बात का इल्म नहीं कि तुम कितनी मेहनत से कमाते हो। उस वक्त मुझे अपनी बीवी के अल्फाज ही अच्छे लगते थे। मुझे ऐसे लगता था जैसे पूरे घर में सिर्फ मेरी बीवी को ही मेरा एहसास है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन और मेरी अम्मा के लिए मेरे दिल में बदगुमानी पैदा होने लगी। अब तो मैं अपनी बड़ी बहन को झिड़क भी दिया करता। मैं वो वक्त भूल चुका था जब मेरी बहन ने अपने पैसे भी मुझ पर लुटाए हुए थे। मैं वो वक्त फरामोश कर गया जब मेरी बहन ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो अपनी बहन से ही इख्तलाफ कर रहा था। ये छोटी मोटी नोक झोंक का बड़ी लड़ाइयों में बदल गई, मुझे पता ही न चला। और उस वक्त मुझे अपने घर वाले ही बुरे लग रहे थे, क्योंकि मेरी बीवी को तो सिर्फ मेरा ही एहसास था। वो हमेशा मेरी फिक्र में घुलती रहती। मैं उसकी कोई ख्वाहिश पूरी करता तो वो मुझे इनकार करती, मगर मैं जानता था कि वो उसकी जरूरियात हैं और मुझे ही पूरी करनी है। एक रोज मेरी बीवी मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरा छोटा भाई मेरे घर कुछ रोज रहने के लिए आना चाहता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे बुला लूं। मेरे हालात तो इस तरह के ना थे कि किसी और इंसान का खर्चा उठा सकता, मगर मैंने अपनी बीवी की खातिर उसको घर पे बुलाने के लिए कह दिया। मेरी बीवी अपने भाई को घर लेकर आई और वो देखने में तो दिमागी मरीज लगता था, मगर उम्र में मुझसे भी बड़ा था। सबको यही मालूम था कि वो दिमागी मरीज है। अब वो हर वक्त घर पे ही मौजूद होता, मगर मेरी बहन उससे कतराती। मेरी बीवी मुझसे इस बात का शिकवा करती कि मेरा भाई अगर दिमागी मरीज है तो तुम्हारी बहन उससे नफरत का इजहार क्यों करती है। इसमें उसका क्या कसूर अगर वो बाकी इंसानों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुम्हारी बहन को न जाने किस बात का करूर है। इस बात पर भी मैंने अपनी बड़ी बहन को बुरा भला कहा और झिड़क दिया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर मेरे जहन में सिर्फ अपनी बीवी के ही अल्फाज घूम रहे थे। मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे दो टोक अल्फाज में कह दिया कि अगर इस घर में रहना है तो तरीके से रहना होगा, वरना वो जहाँ जाना चाहती है जा सकती है। मेरे इस रवैये से मेरी बहन बहुत दुखी हो गई। अब वो बिल्कुल खामोश रहती और सिर्फ वक्त के वक्त बात करती। कोई काम होता तो मुझे मुखातिब करती, वरना मुझसे भी बात करना बंद कर चुकी थी। मेरी अम्मा और मेरी बहनें कमरे में बंद रहती और मेरी बीवी हमेशा मुझसे कहती रहती कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी अम्मा अब कमरे में बंद होकर यकीनन मेरे खिलाफ कोई नई साजिश रचा रही हैं। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मैं किसकी बात पर यकीन करूं। अपनी बहन और अम्मा को ऐसे बदइखलाकी के साथ बात करके मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, मगर मैं अपनी बीवी की बातों को भी टाल नहीं सकता था, क्योंकि उसकी बातों में भी एक पुख्ता यकीन था, जैसे वो जो कह रही है बिल्कुल सच है। मगर मेरी बदकिस्मती कि मैं दोनों रिश्तों में इंसाफ न कर पाया, ऐसा मुझे महसूस होता था। एक रोज जब मैं शाम के वक्त घर आया तो मेरी बीवी पूरे घर में बैंड डाल रही थी। मैं एकदम परेशान हो गया और जल्दी से अपनी बीवी से पूछा कि क्या हुआ है, ऐसे शोर क्यों मचाया हुआ है। तो मेरी बीवी मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं कह रही थी ना कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी अम्मा एक कमरे में बंद होकर मेरे खिलाफ कोई नई साजिश रचा रहे हैं। मैंने हैरत से अम्मा और अपनी बहन की तरफ देखा, जो खामोशी से हम दोनों को ही देख रही थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो खिजरा कहने लगी कि तुम्हारी बहन बद किरदार है। उसने मेरे भाई के साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। अल्फाज थे या सीसा पिलाई जो मेरे कानों में उंडेली गई थी। मैंने बेयकीनी से अपनी बहन की तरफ देखा और सवालिया नजरों से अपनी बीवी की तरफ। तभी मेरी बीवी ने मुझे वो दिखाया
जिसको देखने के बाद मैं दंग रह गया। मेरी बीवी के हाथ में कुछ तस्वीर थीं, जिसमें साफ जाहिर हो रहा था कि मेरी बहन मेरी बीवी के भाई के साथ नाजेबा हरकत कर रही है। मैंने हैरत और बेयकीनी, दुख और गुस्से की हालत में अपनी बहन की तरफ देखा, जो अभी भी खामोशी से खड़ी थी, जैसे उसकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपनी बहन को बालों से जकड़ लिया और उसके चेहरे पर धड़ाधड़ थप्पड़ रसीद करता रहा, जो मेरे थप्पड़ों की ताब ना लाते हुए जमीन बोस हो गई। मगर मुझे तब भी चैन न मिला, तो मैंने उसे पैरों के साथ कुचलना शुरू कर दिया। मेरी अम्मा दूर खड़ी मुसलसल चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरी बेटी बेकसूर है, उसको छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। मगर मुझे तो जैसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मेरी बहन खामोशी से मेरी मार खा रही थी, उसकी आंखों से एक आंसू भी ना निकला था। मेरी बीवी दूर खड़ी अभी भी रो रही थी, जबकि मेरी बीवी का भाई कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब मैंने अपनी बहन की दुर्गत बना ली तो मेरी बीवी मुझे पकड़े कमरे में ले गई और कहने लगी कि बस करो, वो मर जाएगी। मैं मानती हूँ उसका गुनाह है, मगर जान से मार देना किसी बात का हल नहीं होता। वो मुझे कमरे में लेकर गई और मुझे कहने लगी कि बेहतर है कि कोई रिश्ता देकर उसकी शादी कर दो। उम्र हो गई है, तब भी न जाने ऐसी हरकत कर रही है। मगर मेरे दिमाग की तो नसें फटने को तैयार थीं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अपनी बहन, जिसको मासूम और खामोश तबीयत समझता था, वैसे हरकत कर सकती है। मुझे शायद अब की मर्तबा अपनी बीवी पर यकीन न आता अगर वो मुझे तस्वीरें न दिखाती। तस्वीरों के बाद यकीन न करना मुश्किल था। अगले रोज मैंने अपनी अम्मा से कहा कि जल्द से जल्द मैं इसका रिश्ता देखूंगा और जैसा भी रिश्ता मिला उसकी शादी वहां कर दूंगा। उन्हीं दिनों मेरी पड़ोसन मेरी बड़ी बहन के लिए एक रिश्ता लाई, जो लड़का तो बहुत अमीर था, मगर एक एक्सीडेंट में वो अपाहज हो गया था। मैं उस रिश्ते के लिए खुश और राजी न था। मेरी बहन जैसी भी थी, मगर मुझे उसके लिए ये रिश्ता गैर मुनासिब लगा था। तभी इनकार करना चाहा, मगर मेरी बीवी ने कहा कि इनकार मत करो, तुम्हारी बहन जिस कदर पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुकी है, उसके लिए कोई अच्छे घराने का तो रिश्ता नहीं आएगा। शुक्र करो कि इज्जतदार घराने से रिश्ता आया है। क्या हुआ, उस पर लड़का अपाहज है तो अमीर भी तो है, तुम्हारी बहन वहां राज करेगी। कुछ रोज सोचने के बाद जब मैंने अपनी बहन की हरकत के बारे में सोचा तो मैंने पड़ोसन को इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी और जल्द से जल्द शादी के लिए भी कहा। मेरी बहन की शादी वहां सादगी के साथ हो गई, मगर मैं जानता था मेरी बहन वहां खुश नहीं रहेगी, क्योंकि वो लड़का चलने फिरने से कासिर था और जो खुद अपने पैरों पे खड़ा ना हो सकता हो, वो अपने घर या अपनी बीवी की जिम्मेदारी कैसे उठा सकता था। मगर मेरी बहन ने वहां बहुत खामोशी के साथ जिंदगी गुजारी। बहन की शादी को 1 साल गुजरा था कि वो हामला हो गई, मगर शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बहन के हामला होते ही मेरा बहनोई इस दुनिया से चल बसा और सारी जायदाद मेरी बहन के नाम हो गई। मगर बहन ससुराल में ना रही और दोबारा हमारे पास वापस आ गई। मेरा रवैया अपनी बहन के साथ बिल्कुल ठीक हो चुका था, मगर मेरी बीवी न जाने उससे क्यों चिढ़ खाती और अक्सर मुझे कहा करती कि अपनी बदकिरदार बहन को फिर से घर लेकर आए हो। इन्हीं दिनों मेरी बीवी भी हामला हो गई तो मुझे उसकी फिक्र सताने लगी कि वो परेशानी की हालत में कहीं खुद की तबीयत खराब न कर ले। इसलिए बहन को 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि मेरी बीवी के सामने ज्यादा मत आना, अगर इस घर में रहना चाहती हो तो सुकून से रहना, पहले की तरह तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। मगर अब भी मेरी बहन खामोश रहती, कुछ न कहती। मैं जैसे कहता हूँ वो वैसे ही जिंदगी गुजारने लगी। मेरी बहन के यहाँ बेटा पैदा हुआ था और मेरे यहाँ बेटी। दोनों बच्चों में 3 महीने का फर्क था। मेरी बहन बहुत कमजोर थी, जबकि मेरी बीवी ने बहुत खूबसूरत और सेहतमंद बेटी को जन्म दिया था। मैं बहुत खुश था और ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहन के लिए खुश नहीं था, मगर मेरी ज्यादा तवज्जो अपनी बीवी और अपनी बेटी की तरफ रहने लगी। मेरी बहन अब भी एक कमरे में बंद रहती। मेरी अम्मा ही उसकी तमाम खिदमत करती और उसकी देखभाल करती। उसके बच्चे की परवरिश भी वही कर रही थी। मेरी बीवी अक्सर औकात मुझे कहती कि तुमने पहले अपनी बदकिरदार बहन को अपने घर में जगह दी, अब उसकी औलाद को भी अपने घर जगह दे दी। न जाने वो अपनी तरह की ही अपनी औलाद की भी तरबियत करेगी। एक संभाली नहीं जा रही थी कि अब 2 अजाब झेलने होंगे। अक्सर औकात तो मुझे भी अपनी बीवी की बातों पर दुख और अफसोस होता, मगर वो जो कहती थी वो हकीकत था। मेरा दर्जी का काम बहुत अच्छा चल रहा था। अब तो मैंने बड़े बड़े लोगों के कपड़े सीना भी शुरू कर दिए थे। घर का गुजर बसर भी अच्छा चल रहा था। एक शाम मैं घर आया तो मेरी बीवी किचन में खड़ी काम कर रही थी, जबकि मेरी बहन पास बैठी अपने बेटे को खिला रही थी। मेरी बीवी ने अपनी बेटी को गोद में उठाया हुआ था। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया और मैंने अपनी बहन को झिड़क दिया कि वो चूल्हे के पास खड़ी खाना बना रही है तो क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती कि उसकी गोद से बच्ची को पकड़ लो। वो हैरत से मुझे देखने लगी और कहने लगी कि मैंने भाभी से कहा था कि छोटी को मुझे पकड़ा दें और आप आराम से खाना बना लें, मगर भाभी ने साफ इनकार कर दिया।
अब उसमें मेरा क्या कसूर है। मैंने जब सवालिया नजरों से अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो आंखों में आंसू लेकर कहने लगी कि तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है। मुझे कोई शौक तो नहीं कि अपनी बेटी को चूल्हे के आगे कर दूं। मैंने उसको कहा था कि कुछ वक्त के लिए अपना बेटा अम्मी को पकड़ा दो और मेरी बेटी तुम पकड़ लो, मगर ये तो कहने लगी कि मैं अपना बेटा अम्मी को नहीं पकड़ाऊंगी, वो उसका ख्याल नहीं रख पाएंगी, और ये तो आपकी बेटी है, अपनी बेटी का खुद ख्याल रखें। मैंने हर एक जिम्मेदारी नहीं उठाई, मैं हर एक के बच्चे पालने के लिए यहाँ नहीं बैठी। अब आप ही बताएं, क्या ये उसकी कुछ नहीं लगती? क्या ये अपनी भतीजी को कुछ वक्त के लिए संभाल भी नहीं सकती थी? खुदा न ख्वास्ता अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो। लेकिन यहाँ तो मेरी किसी को फिक्र ही नहीं है। मैं अकेले जीऊं या अकेले मरूं, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं। मैंने अपनी बहन को गुस्से से बाजू से पकड़ा और उसको धक्के देकर घर से निकाल दिया। मेरी अम्मा चलाती हुई पीछे गई, मगर मैंने अब की बार अम्मा का भी लिहाज न किया और उनसे भी कहा कि अपनी बेटी के साथ ही जहां वो जा रही है वहां आप भी चली जाएं। अगर मेरी बीवी और मेरी बच्ची का किसी को ख्याल नहीं तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं। मेरी अम्मा भी रोते हुए घर से निकल गईं। मेरी बहन खामोशी से आंसू बहाती मेरी तरफ देख रही थी। जब मैंने उसे वहां से जाने को कहा, मेरी बीवी भी मेरे पीछे खामोश खड़ी थी। मेरी तो रूह कांप गई जब मेरी बहन ने एक नज़र खिजरा की तरफ देखा और मुझे कहा कि खुदा तुम्हारी बेटी को तुमसे हिसाब लेने का जरिया बनाए, ताकि तुम्हें मालूम हो कि बेकसूर को तकलीफ देने का नतीजा क्या होता है। मेरी बहन ने मुझे बद्दुआएं दी और वहां से चली गई। मैंने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त तो मुझे उसकी बद्दुआओं का कोई असर न हुआ। मेरी बीवी कहने लगी कि ये कैसी बहन है और कैसी पुप्पो है, अपनी भतीजी को ही बुरा भला कह रही है, उसी को बद्दुआएं दे रही है। मेरी बीवी बैन डालने लगी और मेरी बच्ची को मेरे हाथ से लेकर कमरे में चली गई। वक्त का काम है गुजरना तो वो गुजर ही जाता है। जिंदगी के कई साल गुजर गए और मेरी बेटी जवान हो गई। अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। मैं बूढ़ा हो गया था, मगर मैंने दर्जियों का काम न छोड़ा। मैं दर्जी था और अब सिर्फ दुल्हन का ही जोड़ा सीता था। मैं जिस दुल्हन का जोड़ा सीता वो अगले माह ही हामला हो जाती। इस बात से मैं मशहूर हो गया और दूर दूर से लोग मेरे पास कपड़े सिलवाने आते। मेरी बेटी भी जवान थी। मैं अपनी बेटी के लिए भी कई रिश्ते देख चुका था। एक रोज एक अच्छे घर का रिश्ता मेरे घर पर आया। मुझे उस रिश्ते की उम्मीद न थी। वो बहुत अमीर लोग थे और अकलौता बेटा था। सब जायदाद उस लड़के के नाम थी और उन्होंने मेरी बेटी को देखते ही पसंद कर लिया। मुझे भी वो लड़का पसंद था। चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हो गया। रिश्ता देखते ही 1 महीने के अंदर अंदर मैंने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। मैंने अपनी बेटी का दुल्हन का जोड़ा सिया तो वो भी शादी के अगले माह ही हामला हो गई। मुझे जब ये खबर मिली तो मैं खुशी के मारे सजदे में गिर गया। मेरे लिए मेरे जीने की वजह मिल गई थी। मगर उसके ससुराल वालों ने उसको घर से निकाल दिया और कहने लगे कि न जाने ये किसका बच्चा है, जबकि लोग तरसते थे कि उनको जल्दी औलाद हो जाए। उस रोज समझ आया कि ये सब नसीब की बात है। मेरी बेटी के यहाँ बच्चा होते ही उसके ससुराल वालों ने उसे तलाक दिलवाकर उसे घर से निकाल दिया और उस पे बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया। उसका शौहर जब उसे घर छोड़ने आया तो हमारे पूरे मोहल्ले में ऊंची ऊंची आवाज में बैन डालने लगा और कहने लगा कि ये लड़की बदकिरदार है, न जाने किसकी औलाद है और हमारे घर आ गई है। कोई भी सरदार घराने का लड़का उससे शादी ना करे। मैं तो कहता हूँ कि कोई उनके घर भी ना जाए। न जाने माँ बाप ने कैसी तरबियत की थी जो बेटी ने ऐसे गुल खिलाए। बेटी हमारे पास रहने लगी और हमेशा अपनी माँ से कहती, न जाने मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी। मगर मेरी बीवी खामोश रहती और वो हमेशा रोती रहती थी। मेरी बेटी जब मुझसे कहती कि अब्बा मुझसे ऐसा क्या हुआ जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली, तो मैं अफसोस और तकलीफ से अपनी बीवी की तरफ देखता। मुझे अपनी बहन की बहुत याद आती थी। यही सब तो उसके साथ भी हुआ था। एक रोज रात के वक्त मैं अपनी बीवी के पास बैठा था जब मैंने खिसरा से कहा कि हमने जो मेरी बहन के साथ किया आज वही हमारी बेटी के साथ हो रहा है। काश उस वक्त हमारी आंखें खुल जाती और हकीकत सामने आ जाती। इतना कहना था कि मेरी बीवी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ बहुत ज्यादती की है। मैंने उसको बहुत तकलीफ पहुंचाई। शायद यही वजह थी कि मेरी बेटी को भी तकलीफ मिली। तुम्हारी बहन की खामोशी अर्श तक चली गई और खुदा ने हमारी ऐसी पकड़ की। खुदा की लाठी तो बेआवाज है। मेरी बेटी का तो कोई कसूर नहीं था, मगर उसे हमारा किया भुगतना पड़ा। मैंने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा और उससे कहा कि हमने ऐसा क्या किया जो मेरी बहन ने किया, हमने भी उसको उसी की गलती की सजा दी। मगर मेरी बीवी ने जो राज फाश किया यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी थी। जब मेरी बीवी ने कहा कि मेरी बहन बेकसूर थी, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, तभी मेरी बीवी को उससे हसद होने लगा। खिसरा ने मुझे बताया कि वो हमेशा मेरी बहन को मुझसे दूर करने की साजिश करती रहती, जिससे मेरे दिमाग में उसके लिए बदगुमानी पैदा हो जाए और मैं उसको खुद से दूर कर दूं। और ऐसा ही हुआ।
मेरी बीवी ने मेरी बहन पर झूठे इल्जामात लगाए। अपने भाई को अंदर मिलाकर मेरी बहन पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया और उस पर बहतान लगाया, मगर वो खामोश रही और खामोशी से सब जुल्म बर्दाश्त करती रही। मेरी बीवी ने जानबूझकर पड़ोसन को कहकर मेरी बहन के लिए एक अपाहज और अनपढ़ का रिश्ता भिजवाया और मैंने भी आंखें बंद करके अपनी बीवी पे यकीन करते हुए अपनी बहन को ऐसी दलदल में फेंक दिया जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। बहन के बेवा होने के बाद भी जब मेरी बीवी को सुकून हासिल न हुआ तो अब की मर्तबा उसने अपनी बेटी को मोहरा बनाया और मेरी बहन पर जुल्म किया। ये सब हकीकतें जानकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बेयकीनी से अपनी बीवी की तरफ देखा जिसने मेरे भरोसे का इतना बड़ा सिला दिया। मेरा भरोसा तोड़कर उसने अपनी खुशियां तलाश की, मगर इंसान कब तक खुश रह सकता है? किसी के घर को तबाह करके अपना घर आबाद नहीं किया जाता। मगर ये बात खिसरा नहीं जानती थी, शायद तभी उसने ये सब किया। मेरी बेटी आज भी घर पर एक बेटी के साथ तलाक लेकर बैठी थी, मगर लोगों को आज भी उसकी बात पर यकीन था कि मैं जिसका जोड़ा सीऊंगा उसी की शादी के बाद वो हामला हो जाएगी, जबकि मेरा मानना था कि बात बस नसीब की होती है। कुछ बे औलाद भी बस जाती हैं और कुछ औलाद के बाद भी दर दर की ठोकरें खाती हैं। मेरी बेटी को तलाक को 5 महीने हो चुके थे। इस दौरान मैंने अपनी बीवी से बातचीत खत्म कर दी थी। मैं उससे नफरत करने लगा था। उसने मेरी जिंदगी भर की मोहब्बत का जो सिला दिया, मेरी आंखें खोलने के लिए वही काफी था। वो मुझसे हर वक्त माफी मांगती रहती, मगर मुझे उस पर तरस ना आता। मैं उससे हमेशा जताता कि तुमने ना सिर्फ खुद गुनाह किया बल्कि मुझे भी इस गुनाह में हिस्सेदार बनाया। तुमने मेरे सामने ऐसी ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी कि मुझे अपनी बहन की जगह तुम पर भरोसा होने लगा और मैंने अपने ही खून को बदकिरदार कहकर उसको घर से निकाल दिया। मैं तो दुनिया का सबसे बदतरीन भाई हूँ जिसने अपनी माँ जैसी बहन पर इतना जुल्म किया। मेरे साथ जो हो रहा है वो तो बहुत कम है। मेरी बिनाई आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। अब तो मुझसे कपड़े सिलना भी मुश्किल हो गया था। घर के हालात बहुत तंग हो गए थे। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल में मिलती, उस पर बेटी को संभालना भी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं थी। एक रोज दरवाजा खटका तो मैं बाहर देखने के लिए गया। दरवाजा खुला तो मेरे होश फना हो गए, क्योंकि सामने खड़ा वजूद मेरी तवक्को के बरक्स था। सामने मेरी बहन खड़ी थी और उसके साथ उसका जवान और खूबसूरत बेटा भी था। मेरी बहन का पहनावा इतना खूबसूरत था कि मैं देखकर दंग रह गया। आखिर इतनी अमीरी में जो जिंदगी गुजारी थी। मैंने हैरानगी और बेयकीनी से उसको घर के अंदर आने की जगह दी, मगर उसने घर के अंदर एक कदम न रखा और कहने लगी कि आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझे लगा कि वो घर में से हिस्सा मांगेगी, वो मुझसे बदला लेने आई है, मगर इस मर्तबा भी हमेशा की तरह मैं गलत साबित हुआ। मेरी बहन ने कहा कि आज वो मेरी बेटी का अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगने आई है। मैंने हैरत से अपनी बहन की तरफ देखा। मेरी बीवी भी मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और मेरी बेटी भी। मेरी बेटी तो मेरी बहन से ना अनजान थी, तभी वो खामोशी से खड़ी रही। मैंने एक मर्तबा अपनी बहन के जवान बेटे के ऊपर नजर डाली और दिल ही दिल में सोचा कि क्या ये मेरी बेटी के नसीब है। मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि मेरी बेटी को एक अच्छा प्यार और मोहब्बत करने वाला लड़का मिलने वाला था, क्योंकि मेरी बहन बहुत मोहब्बत करने वाली थी। मगर मुझे अफसोस इस बात का था कि उसने अभी तक हमें माफ़ नहीं किया था, और वो माफ़ करती भी कैसे? जितने जुल्म हमने उस पर ढाए वो चाहती तो हमसे बदला भी ले सकती थी, मगर उसने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया और मेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए ले लिया। वो मेरी बेटी को ब्याह कर अपने घर ले गई। मैं अक्सर उससे माफ़ी मांगता, मगर वो कहती कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है। लेकिन जब उससे मैं अपने घर आने के लिए कहता तो वो कहती कि ये घर उसी दिन मेरे लिए ख़त्म हो गया था जिस रोज़ मेरे अब्बा उस दुनिया से गए। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि मेरी अम्मा इस दुनिया में नहीं रही थी, और मैं कैसा बदकिस्मत बेटा था जिसने आखिरी वक्त में भी अपनी माँ का चेहरा न देखा। काश मैं अपनी बीवी की मकारी को आंखें खोलकर देख सकता और उसे जान सकता, तो इतने खूबसूरत रिश्ता जो आज खो बैठा था वो आज मेरे पास होते। मेरी बेटी आज अपने घर में खुश थी, राज कर रही थी। मेरी बहन हर महीने हमारे घर में राशन डालती थी, क्योंकि मेरा काम बिल्कुल बंद हो चुका था। मुझसे अब सिलाई नहीं हो पाती थी। मैं बेरोजगार था, और मेरी बहन जिसको हमने बदकिरदार कहकर घर से धक्के देकर निकाला था, आज वो नोटों में खेलती थी। मेरी बेटी भी अपने घर में राज कर रही थी। वो बेकसूर थी, उस पे आजमाइश आई, मगर अल्लाह ने जल्द ही उसकी आजमाइश खत्म कर दी। मगर हमें अपने किए की सजा मिल गई। हमने जो किया हम उसी का किया भुगत रहे थे। मुझे अब समझ आई थी कि मकफ़ात अमल किसे कहते हैं। इंसान जो बोता है उससे वही काटना पड़ता है। वो ना तो किसी का बोया काटता है और ना किसी के किए की सजा भुगतता है। हर इंसान को अपने नामा या माल के लिए ही सवाल किया जाएगा। वो किसी के जवाब का जिम्मेदार नहीं होगा। रिश्तों को पहचानना इंसान की सबसे बड़ी काबिलियत है, और जो रिश्ते नहीं पहचान सकता, मेरी नज़र में वो इंसान ही नहीं है।
अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नई दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।